नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेस जयपुर पे। भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा, वही बात जो मैंने राजस्थान वाली कक्षा में कहा हो तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि काफ़ी समय से कक्षाएं नहीं आ पा रही थी। उसके पीछे कई रीज़न थे। अत्यंत दुख वाली घटनाएं घटित हुई जिनकी हम चर्चा नहीं कर सकते, मगर अब जो है कक्षाएं आप लोगों को रेगुलर मिल जाएगी। और मैंने फिर सोच भी लिया था कि चुनाव के बाद में कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। अब चुनाव हो चुके हैं, कल चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है सभी प्यारे विद्यार्थियों ने अपने मत का जो है एक अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए ही प्रयोग किया है। कई वोटर्स जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स थे तो उनका भी एक अलग ही अनुभव रहा होगा। संभवतः वो भी एक ऐसी सरकार ही चुनेंगे जो विद्यार्थियों के हित में कार्य करती रहे, जो बुजुर्गों के हित में कार्य करे, जो सर्व समाज के लिए हित में कार्य करे, और हमें चुननी भी एक ऐसी सरकार चाहिए। तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत। काफी दिनों से हम भारत की चर्चाएं कर रहे थे मगर भारतीय इतिहास को प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे। फिर मुझे लगा कि भारतीय इतिहास को पढ़ाना चाहिए और अब जो इतिहास की श्रृंखला है उसमें भारतीय इतिहास तो पढ़ना ही होगा बच्चों को। परीक्षाएं आ रही है, अब केंद्र में भी बहुत सी वैकेंसी आएगी, वहाँ पे भी जरूरी है, और जो अपना कोर्स है उसमें तो अपने चल ही रही है कक्षाएं। तो भाई देखो, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम जो है विभाजित करने वाले जेम्स मिल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यदि मध्यकालीन भारत की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया था उस भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को 3 भागों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। इन 3 भागों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया था। प्राचीन काल जो रहा वो रहा 2600 ईसा पूर्व से, कब से 2600 बीसी बोल दो या ईसा पूर्व बोल दो, 2600 ईस्वी से लेके 712 ईस्वी तक। कब तक? 712 ईस्वी से 2600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्राचीन भारतीय इतिहास और 712 ईस्वी तक जो है ये चलता है। और सुबह मैंने जो है राजस्थान के प्राचीन राजस्थान इतिहास की कक्षा ली थी, उसमें विभाजन करके भी बताया था राजस्थान के इतिहास को कि जब राजस्थान के इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो वैसा ही करते हैं जैसे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। तो मैंने 712 ईस्वी तक जो है प्राचीन काल होता है, और 712 के अलावा कुछ लोग इसे 1192 ईस्वी तक भी मानते हैं। ठीक है भाई, 1192 ईस्वी। अब हालांकि यहाँ पे अलग अलग मत है इतिहासकारों के। कुछ इतिहासकार इसको 712 ईस्वी तक इस वजह से मानते हैं कि इससे पहले हिंदुस्तान पे कभी बाह्य आक्रमणकारी नहीं आए थे मगर वो जीत नहीं पाए थे। मगर पहली बार भारत पर जो है मुस्लिम आक्रांताओं का प्रथम सफल अभियान रहा था सिंध के राजा दाहिर सेन के ऊपर जो है। तो 712 ईस्वी से मान लेते हैं कुछ इतिहासकार, मगर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो नहीं। हम मानेंगे 1192 ईस्वी के अंदर जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद में दिल्ली के ऊपर जो अधिकार हो गया, पूरी तरह दिल्ली पर अधिकार करना मतलब संपूर्ण हिंदुस्तान पर अधिकार करना, उसके बाद में के इतिहास को हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। मगर आप यहाँ से ध्यान रखना, हमारी एनसीईआरटी में जो है ये 712 ईस्वी से है, तो 712 ईस्वी वाले को आप लोग ऑथेंटिक मानना। बाकी अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग पुस्तकों में इस इतिहास का अलग अलग तरीके से विभाजन किया। अब वही बात यदि आपको मध्यकाल स्टार्ट करना है तो 712 से स्टार्ट करो या फिर 1192 से इसको स्टार्ट कर देते हैं। खत्म भी इसको अलग ही तरीके से कहा। कुछ इतिहासकारों ने इसे 1707 के अंदर ही जो है समाप्त कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ में ही जो है मध्यकाल के इतिहास को समाप्त कर दिया। मगर कुछ इतिहासकार इसको 1756 तक लेके जाते हैं, जहां पर अंग्रेजों की एक निर्णायक विजय हुई और अंग्रेजों का अधिकार वास्तविक तौर पे प्रारंभ हो चुका था। तो कुछ इतिहासकार इसको 1756 तक भी ले जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इवन कुछ इतिहासकार इसको 1857 तक भी ले जाते हैं कि इसके बाद का जो इतिहास है उसी को आधुनिक में पढ़ेंगे। मगर ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी मानती है वो इसको 1707 तक मानती है कि मध्यकाल जो है 1707 तक।
अब बात करें आगे आधुनिक काल। मैंने कहा जहां पे खत्म होगा वहीं से अगला काल शुरू। तो इन टाइम पीरियड के बाद में जो है ये खत्म हुआ, वो हुआ 1947 के अंदर। कब हुआ? 1947 के अंदर जो है यहाँ पे जाके इतिहास समाप्त हुआ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, 1974 इसको हटा देना, 1947 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1947 तक जो है इतिहास रहा था आधुनिक काल का। उम्मीद है आप सभी को जो है भारतीय इतिहास का विभाजन समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक काल को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। हालांकि हमारा मुख्य बिंदु जो है वो मध्यकाल है, मगर एक बार थोड़ा सा विभाजन पढ़ लेंगे कि कौन से काल में क्या क्या था, तो वो उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले दिया गया है कि भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम जो विभाजन किया गया था वो जेम्स मिल द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय इतिहास का पहला विभाजन जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं काल। ये जो है प्राचीन काल है। कौन सा काल है भाई? यहाँ पे प्राचीन काल है। और प्राचीन काल के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कह दो इसे यार। ये प्रारंभ होता है 2600 ईसा पूर्व से। कब से? 2600 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 1900 ईस्वी तक जो है चलती है हमारी। ये पेन के क्या होगा? 1920 तक ईसा पूर्व तक चलती है। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी होती है, अगला जो है उत्तर हड़प्पा काल, यानी हड़प्पा काल के बाद का जो काल है या अंधकार में युग के नाम से पढ़ सकते हैं, जब हमारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी थी उसके बाद के काल की बात करें तो उसे उत्तर हड़प्पा काल, यानी थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वैदिक काल का और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का, उसे हम उत्तर हड़प्पा काल बोल सकते हैं। और उसके बाद में आता है ऋग्वैदिक काल, जिसे हम 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। और फिर आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद का समय, वो आ जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और 600 ईसा पूर्व से जो है हमारा एक नया युग प्रारंभ होता है और वो है महाजनपद काल। छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद बनाते थे और वहीं से हमारा महाजनपद काल प्रारंभ होता था, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा महाजनपद काल। और महाजनपद काल के बाद में बात करें तो 322 ईस्वी के अंदर मौर्य काल प्रारंभ हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही नंदवंश के शासक गणानंद को पराजित किया और उसके बाद का जो काल है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के नाम से या फिर मौर्य काल के नाम से जाना जाने लगा। देखो अब कहोगे सर नंदवंश, तो नंदवंश जो है एक महाजनपद था, ठीक है। मगध का जो शासक था वो नंदवंश का शासक घनानंद था और उस घनानंद को ही जो है पराजित करके मौर्य काल की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब देखो मौर्यों का जैसे ही शासन काल खत्म होता है मौर्योत्तर काल आ जाता है, यानी मौर्य 322 ईस्वी से कब तक? देखो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईस्वी तक रहे थे, ईसा पूर्व तक रहे थे। पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही मौर्य वंश की जो है शाखा को समाप्त किया तो एक नया वंश आ गया था जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे वंश रहे, बहुत सारे वंश रहे, तो इस वजह से उनकी सबकी अलग अलग गणना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक साथ पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उसे बोलने लगे मौर्योत्तर वंश, जो कब से कब तक चला? 1185 से 185 ईसा पूर्व से। ये देखना 185 जो है BC है यानी ईसा पूर्व है, और ये जो है 319 ये AD है यानी ईस्वी का समय है। ये बात है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्त काल आया फिर 319 ईस्वी के अंदर और 550 ईस्वी तक हमारा गुप्त काल चलता है। गुप्त काल के अनेक जो राजा आते रहे थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आया था गुप्त काल के अंदर, उन्होंने स्थापना की और बाद में 550 के अंदर जब गुप्त काल समाप्त हो गया तो थोड़ा सा जो बीच का काम रहा उसको हम गुप्तोत्तर काल भी बोल सकते हैं। लेकिन 606 में एक नया काल आता है, एक नया राजा उदय होता है और उसका नाम था हर्षवर्धन, और उनके वंश से जो है हमारा 606 से 647 तक उनका इतिहास रहता है। और फाइनली उसके बाद में
750 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक राजपूत युग रहता है, जिसे हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। इवन 1000 ही नहीं, यूं कह तो 1192 तक का जो शासन काल है वो कब तक रहा है? 1192 तक का राजपूत काल ही रहा है। यहाँ पे भले ही 1000 दिया हो, लेकिन आगे जो है राजपूत काल रहा। राजपूत एक ऐसा वंश था जो समय के साथ में उभरता गया और 750 ईस्वी में ये उभरा और 750 से 1192 तक हिंदुस्तान की राजनीति को यदि किसने सक्रिय रखा तो वो थे राजपूत। ठीक है, अब बात करते हैं कालानुक्रम में आगे बढ़े। सल्तनत काल आ जाता है 1192 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में पुनः मुगल आ जाते हैं। सल्तनत काल के अंदर हम बात कर सकते हैं कि अरब के जो आक्रमणकारी थे वो सारे रहे थे। इसमें अलग अलग जो है वंश हमारे यहाँ पर रहे थे, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। एक एक वंश को भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम वंश जो आया था, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के आगे का सारा हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुगल का लगता है 1526 के अंदर बाबर जैसे ही हिंदुस्तान पर अटैक करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर आखिरी जो वंश था वो था लोदी वंश। कौन सा था भाई? आखिरी जो वंश था सल्तनत काल का वो था लोदी वंश। और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल काल स्थापित किया था हिंदुस्तान में। किसने? बाबर ने जो है मुगल काल स्थापित किया था और 1707 तक चला। 1707 में मुगलों का सबसे प्रभावी जो राजा रहा था अब तक औरंगजेब रहा। अंतिम प्रभावी शासक मुगलों का कौन था? औरंगजेब था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है इतिहास बदल जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से इतिहास बदल जाता है। फिर आता है अगला एक आधुनिक युग जिसे हम 1707 से 1947 तक पढ़ते हैं। 1707 के बाद से ही जो है अंग्रेजों का दबदबा प्रारंभ हो गया था। हालांकि बीच में थोड़े समय के लिए मराठा भी आए थे, उनको हम नकार नहीं सकते हैं, मगर हमने फिर उसको आधुनिक काल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किसी एक व्यक्ति के लिए हमने उसको पढ़ा। तो इस तरीके से जो था भारतीय इतिहास का ये काल विभाजन हो चुका है। भारतीय इतिहास का काल का जो विभाजन है वो हम लोगों ने बड़े आसान से तरीकों में कर लिया। और वही 1947 तक आगे हम देख लो, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि 1947 में जो है जाके हमारा आधुनिक काल समाप्त होता है। इतिहास में हम पढ़ना उसको बंद कर देते हैं। हालांकि अब देखो हमारे पास में जो अगला पॉइंट आता है वो कौन सा होता है? इस्लाम का उदय। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन ये जो काल था इसमें सबसे ज्यादा यदि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था तो वो एक ही चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि भारत को सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाले भारत के ऊपर वो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो ये इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म कहाँ से आया था, बस उसी के बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद स्लाइड थी मेरे पास। हाँ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ये स्लाइड। इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म आया कहाँ से, ये सारा कुछ जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। यदि मैं बात करूं तो 570 ईस्वी पूर्व, कब? 570 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी पूर्व में 570 एडी के आसपास मक्का के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। किसके अंदर? मक्का के अंदर। और इन्हीं को कहा जाने लगा मोहम्मद साहब। किनका जन्म हुआ? मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ। और मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो एक अफगानी कबीले में हुआ था। हम लोग जानते हैं अफगानी कबीलों को अच्छे से। इनके चाचा थे अबू तालिब। कौन थे? अबू तालिब इनके चाचा थे। इनकी माँ का नाम जो था वो अमीना था। क्या नाम था? अमीना था। अपने भारत के अंदर इनको अमीना है भी पढ़ लेते हैं, कई जगहों पे अमीना है भी जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इनके पिता बचपन में गुजर गए थे, तो अबू तालिब ने जो है, चाचा ने जो है इनके पालन पोषण करने का कार्य किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो अफगानी कबीलों में कुरैशी कबीले में हुआ था। कौन से में? कुरैशी कबीले से संबंधित थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग देखते हैं कि जो कुरैशी कबीला है वो
कुरैशी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा मुस्लिम धर्म के अंदर सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। यानी जैसे मुस्लिम्स के अंदर कई बार लोग बैठे रहते हैं, कोई मुस्लिम कुरैशी जो होता है, कुरैशी से संबंधित वो जब आते हैं तो सब लोग खड़े होते हैं। यार वो काली पट्टी आ रही थी वहाँ भी थोड़ा थोड़ा यार देख यार रोल दे दो देख काली पट्टी। वो अपन एडिटिंग से ना अपने तो हाँ जी तो फिर कुरैशी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सम्मानीय होते हैं। हम यही बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा कैमरे का इशू था कि जब कर रहा है तो वो देखने चला गया। मुझे लगता है इसका कुछ जो है प्रभाव नहीं पड़ा होगा। 15-20 मिनट तो इसका कोई जो है मुख्य प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं ये कह रहा था, मुझे लगता है सबको सही दिख रहा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। कुरैशी जो है इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सम्मानीय होते हैं। देखो फिर यदि मैं बात करूं तो इनका जो परिवार था वो एक पुजारी परिवार था। इनके जन्म से पहले पुजारी परिवार। अब आप कहोगे सर कि क्या ये हिंदू थे या फिर कुछ इस तरीके से? नहीं, तो ये हिंदू नहीं कह सकते हम इन्हें। इनके जन्म से पहले जो है इनका परिवार अल्लाह की बेटियों को पूजता था। ठीक है, तो इनका परिवार किनकी पूजा करता था? अल्लाह की बेटियों की पूजा की जाती थी। आपको कहीं कोई कहे कि नहीं, अल्लाह की बेटियों की पूजा की जाती थी। अल्लाह की 3 बेटियां थी, उनकी पूजा की जाती। पूजा की जाती थी और इनका परिवार वहीं से एक पुजारी परिवार था। ये मैं आपको कहना चाहूँ। जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने एक खादीजा नामक एक विधवा महिला से विवाह किया था। किनसे? खादीजा नामक विधवा महिला से विवाह किया था। कहते हैं कि ये जो थे मोहम्मद साहब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु कुछ जगह मिलता है कि खादीजा के घर में अकाउंटेंट्स का काम करते थे और बाद में खादीजा से इन्होंने विवाह करने किया था। हालांकि मोहम्मद साहब के और भी विवाह हुए, उनके बारे में आगे बात करेंगे, परंतु उनकी जो प्रमुख पत्नी के रूप में दर्जा दिया जाता है वो खादीजा को दिया जाता है। कहते हैं कि 40 साल की उम्र में मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप कह सकते हैं कि जिब्राल्टर आए थे और जिब्राल्टर ने पहली बार जो है आयातों के रूप में बताना इनको स्टार्ट किया था। तो मोहम्मद साहब को हीरा नामक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? हीरा नाम की एक पहाड़ी है। ये क्या है, बकरियां चराने जाते थे हीरा नामक पहाड़ी पर। और आदमी से बकरियां चराने जाए तो बकरियां चरने निकल जाती है और निकलने के बाद में ये कहीं पर रुके होंगे और बैठ के मेडिटेशन कर रहे होंगे और इन्हें कहते हैं कि जिब्राल्टर, यानी अपने तो बाकी धर्मों में मानते हैं कि भगवान, हिंदू धर्म में तो स्पेशली माना जाता है कि भगवान से हम साक्षात वाकिफ हो सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, मगर अदर रिलीजन्स में ये नहीं होता। उनका मानना है कि हम इतने योग्य नहीं है कि डायरेक्ट भगवान से बातचीत कर सके। अपने तो डायरेक्ट भगवान को रिश्वत देते हैं, ए महादेव जी महाराज ऐसा काम कर देना और मैं आपके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये गणेश जी मेरे को गाड़ी दिला देना, मेरा कारोबार बढ़िया चले, इतने रुपए दे दूंगा। डायरेक्ट भगवान से डील की जाती है अपने तो। बट इनके क्या है ना, मानना ये होता है कि भगवान के लायक हम लोग नहीं है, इसलिए भगवान ने बीच के अंदर एक देवदूत को बनाया है जिसे ये लोग जिब्राल्टर बोलते हैं। और वो जो जिब्राल्टर है वही आता है, वो अल्लाह से सुनता है और आके इन्हें कहता है। इन्होंने स्टार्टिंग में कहना प्रारंभ किया कि जो भगवान है, अल्लाह है, उनकी बेटियों की नहीं, अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए। इनका मानना था कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए। और इन्होंने आके बताया लोगों को
कि ऐसे ऐसे मेरे को हीरा नामक पहाड़ी पे जो है जिब्राल्टर मिले और जिब्राल्टर ने मुझे संदेश दिया कि मैं मक्का के लोगों को समझाऊं कि अल्लाह की बेटियों की नहीं, अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। तो अब आप लोग भी देखते हो कि जब हम कभी धर्म के नाम पे डिबेट करते हैं तो कुछ लोग तो पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। यही मोहम्मद साहब के साथ में हुआ। मोहम्मद साहब के जो है कुछ लोग तो क्या हो गए, दोस्त हो गए मोहम्मद साहब के फेवर के अंदर। ऐसे मान सकते हो कि 500-600 लोग तो इनके फॉलोअर बन गए और बाकी जो लोग थे इनके विरोध के अंदर आ गए। ठीक है, 500-600 लोग इनके फॉलोअर बन गए। मक्का के अंदर लोग विरोध में आए तो मोहम्मद साहब को मौत का डर सताने लगा और मोहम्मद साहब 622 ईस्वी के अंदर, तब 622 ईस्वी के अंदर 622 ईस्वी के अंदर मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। और मदीना के हालात ऐसे थे कि मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी उनको वो स्वीकार कर सकते थे। और इस जिस दिन मोहम्मद साहब छोड़ के गए उसको हिजरत कहा जाता है, छोड़ के जाने को। इस्लाम में ये मुख्य घटना है। हिजरत क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है, हिजरत। और इसी दिन से 622 ईस्वी इस मोहम्मद साहब मदीना, जो मक्का को छोड़कर मदीना गए थे, बस उसी दिन से जो है क्या हुआ था, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था। इस्लाम धर्म का जो हिजरी संवत है वो उसी दिन से प्रारंभ हुआ था। जिस तरह हमारा विक्रम संवत ईसा से 57 साल आगे चलता है, यानी 57 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उस तरीके से ईसा के 622 ईस्वी यानी 622 साल बाद में। तो आप जब भी देखो तो 622 साल कम कर लेना, उतने साल में हिजरी संवत चल रहा है। जैसे 2023 है तो 2023 में से 622 साल कम कर देना तो हिजरी संवत के अकॉर्डिंग वो ईयर चल रहा होगा जो आपको मिलेगा। तो हिजरी संवत का भी जो प्रारंभ हुआ यहीं से प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत जो है यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब मदीना में जहाँ पे गए थे वहां पे इनके योग्य अनुकूल वातावरण था। मक्का के अंदर किन्हीं ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। कुछ एक लोग थे जो स्वीकार करना चाहते थे। देखो, जब भी बदलाव की बात की जाती है तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। वही ऐसा समझो कि जब ये मदीना गए तो वहां पे 2 कबीले थे, ए कबीला एंड बी कबीला। और ये जो दोनों ही कबीले थे, ये दोनों कबीलों पहले तो मिलजुल के रहते थे, प्रेम से रहते थे। ठीक है, बट हुआ क्या ना, एक दिन सी कबीले का एक बंदा था, कौन? सी कबीले का। वो यहाँ पे जाता है, ए कबीले वालों की रिश्तेदारी थी, कोई ब्याह शादी था, तो इस कबीले में आया हुआ था और अपने साथ में ऊंट लेके आया था। अब इन कबीलों के अंदर भी ये जो खेत थे, 2 बंदों की लड़ाई हो रखी थी आपस के अंदर, गांव में हो ही जाती है अक्सर। तो ये जो आदमी आया था वो यहाँ पे ऊंट बांध के एक कबीले के अंदर खाना वाना खाने चला जाता है और इसका ऊंट पीछे से बी कबीले की तरफ चला जाता है। बी कबीले वाला सबको पूछता है ये ऊंट किसका है, किसी ने नहीं बताया किसका है। तो बी कबीले वाले को लगता है ए में से आया और उसका है। तो इस बात से बी कबीले के जिसके साथ में लड़ाई थी उसने उस ऊंट को मार दिया। थोड़ी देर बाद के अंदर जब ये सी कबीले वाला खाना वाना खा के वापस आता है तो इसको पता चलता है कि इसका ऊंट नहीं है। सारे एक कबीले के अंदर ऊंट को ढूंढते हैं बट ऊंट मिलता नहीं है। बाद में पता चलता है कि बी कबीले वालों ने एक कबीले के ऊंट को मार दिया है। और इस बात से वो है एक ये जो सी कबीले वाला था उसने कहा यार मेरा ऊंट मार दिया। एक कबीले वालों ने भी कहा कि गलती हो गई, छोड़ो अब क्या करना। लेकिन रिश्तेदार ऐसे थोड़ी ना जीने देते। रिश्तेदार था सी कबीले वाले ने कहा अरे तुम लोगों के जो है खून में पानी हो गया है, उसने आप हमारा ऊंट मार दिया। अतिथि जो है आपके घर पे आया हुआ हूं मैं तो, और आए हुए का ऊंट मार दिया और तुम लोग चुप बैठे हो। हमारे कबीले में आज ऐसा हो जाता ना, हम लोग मार देते, लाशें बिछा देते। जिस तरीके से काजल की बारात आएगी चौखट पे तो लाशें बिछ जाएगी ना, उस तरीके से हम लोग लाशें बिछा देते यहीं पे। ये बात की एक कबीले वालों ने, ठीक है, इसी कबीले वालों ने एक कबीले वालों को मोटिवेट किया और कहते हैं कि एक कबीले वालों ने जाके बी कबीले वालों को मार दिया जिसने ऊंट को मारा था। और यहाँ पे एक खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया। कभी बी वाले ए को मारे, कभी ए वाले बी को मारे।
काफी साल तक ये चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ही कबीले वाले क्या थे, परेशान थे एक दूसरे से कि ये कभी तो जाके जो मारकाट हो रही है वो बंद होनी चाहिए ना भाई। और ये लोग मन मन के अंदर सभी सोचे कि मारकाट बंद हो, बट ऐसा कहे कौन कि मारकाट बंद की जानी चाहिए, कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि सबको लगता है यार मारकाट बंद हो गई तो फिर सिस्टम नहीं रहेगा, भाई मारकाट बंद नहीं होनी चाहिए, इनका ये मानना था। और हमारी बेइज्जती होगी, जो कहेगा, जो कबीला कहे कि नहीं अब हमें लड़ाई नहीं करनी, उसकी बेइज्जती होनी है, ऐसा सोचते थे तो ये आपस के अंदर कभी मिलजुल के नहीं रहते थे। लेकिन उसी समय जो है मोहम्मद साहब आते हैं। कौन आते हैं? मोहम्मद साहब भी मक्का छोड़ के कहाँ पे आ जाते हैं? मदीना में। मोहम्मद साहब आ जाते हैं और जब से मोहम्मद साहब यहाँ पे आते हैं, मोहम्मद साहब ने आके इन लोगों को समझाया, दोनों पार्टीज के लोगों को बताया कि ऐसे लड़ाई झगड़े के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। और जब सारी अच्छी बातें पता चली तो फाइनली इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है ना, यानी दोस्ती हो जाती है वापस मोहम्मद साहब के प्रवचनों से। क्योंकि दोस्ती तो पहले ही बंद करना चाहते थे, ये दोस्ती तो दुश्मनी बंद करके, बट मोहम्मद साहब आके बीच के अंदर क्या बने, एक क्या बोल सकते हैं आप, सेतु का काम किया, पुल का काम किया कि दोनों को जोड़ सके। और ये दोनों ही कबीले के लोग मोहम्मद साहब के क्या हो गए, फैन हो गए, फॉलोअर हो गए। और कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने बहुत ताकत जुटा ली, मक्का से ज्यादा फॉलोअर मदीना के अंदर थे। मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को बहुत ही ज्यादा विकसित किया। और 630 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब को लगता है कि अब मक्का चलना चाहिए, तो 630 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण कर दिया, मक्का पर आक्रमण किया और मक्का को अपने कब्जे के अंदर 630 ईस्वी में ले लिया। परंतु समय का वही खेल, 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बस बेसिक्स इतना ही है, उसके अलावा और तो मैं कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। आगे इस्लाम धर्म के बारे में और पढ़ते हैं, परंतु 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। अब आप लोगों के सामने मैं एक और प्रश्न लेके आना चाहूंगा, यहीं से क्या होगा कि खलीफा कौन होता है? क्या खलीफा कौन होता है? हालांकि वही थ्योरीज लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को अभी कहानी के जैसे सुना रहा था, वही पीछे लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेना। आप लोगों को मैं पीपीटी जो है प्रोवाइड कर दूंगा। खलीफा कौन होता है? इस खलीफा की यदि हम बात करें बेटा, क्योंकि खलीफा कौन होता है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु को हुई 632 ईस्वी के अंदर। और जैसे ही 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, इनके उत्तराधिकारी के लिए जो है संघर्ष होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मोहम्मद साहब के खुद के कोई बच्चा था नहीं, मोहम्मद साहब ने मक्का पर अधिकार कर लिया था, तो मक्का का नेक्स्ट किंग कौन बने या मोहम्मद साहब का अगला उत्तराधिकारी कौन बने जो उनकी शिक्षाओं को फैला सके। तो इसके लिए फिर दो कैंडिडेट है, एक तो आया अली और एक आया अबू बकर। ये दो कैंडिडेट याद रखना, यहीं से जो है सारा खेल स्टार्ट हुआ, ठीक है। अबू बकर, ठीक है, यहां से दो कैंडिडेट उभर के आए और अली और अबू बकर ये दोनों, अली जो था वो दामाद था। कौन था? दामाद। और ये जो अबू बकर था वो इनके बचपन का चट्टी बट्टी यार था, ऐसे कह सकते हो कि मित्र था। दोनों के फॉलोअर थे। अली का मानना था कि मैं इनका दामाद हूं तो अगला उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, मोहम्मद साहब की शिक्षा होगा, मेरे अंदर ज्यादा प्रभाव है। लेकिन अबू बकर का कहना था कि दोस्त कम नहीं होता है, दोस्त को हर बात बताता है। तो मोहम्मद साहब ने मुझे भी हर बात बताई थी, इसलिए अबू बकर कहता है कि मैं अगला जो है उत्तराधिकारी बनूंगा। और इस अगले उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है इस्लाम का। फाइनली अबू बकर का पलड़ा भारी रहता है और अबू बकर खलीफा बन जाते हैं। अली का भी ये सोचना था कि चलो बन जाए दो, क्योंकि अबू बकर बुजुर्ग आदमी थे, तो अली को लगता था कि साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे, फिर मैं ही जो है अगला खलीफा बनूं। अबू बकर 632 ईस्वी के अंदर खलीफा बनते हैं और 634 ईस्वी के अंदर वही हुआ, 2 साल बाद के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बार अली को लगता है कि मैं अगला खलीफा बनूंगा, मगर अली को पुनः छोड़ दिया जाता है।
अली की जगह एक नए व्यक्ति को खलीफा बना दिया जाता है अबू बकर की पीढ़ी के अंदर ही, उमर को। किसको बना दिया जाता है? उमर को। और अली इस बार भी रह जाता है। उमर भी जो है 644 के अंदर जाके क्या रह जाता है? 644, 634 से जो है 644 तक उमर रहता है और उमर की मृत्यु 644 में हो जाती है। अब उमर के बाद में यदि हम बात करें तो अली ने फिर दावा किया कि उमर के बाद में किसको बनाया जाना चाहिए, अब तो अली का नंबर आना चाहिए। बट फिर इस बार पलड़ा इन्हीं लोगों का भारी रहा और उमर के बाद में उस्मान को अगला बना दिया जाता है। उस्मान को अगला खलीफा बना दिया जाता है। अली के फॉलोअर इस बार नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि 644 में ये बना और 656 ईस्वी के अंदर, तब 656 ईस्वी के अंदर उस्मान की हत्या कर दी जाती है अली के फॉलोअरों के द्वारा और 656 ईस्वी के अंदर अली नया खलीफा बन जाता है। ठीक है, कब? 656 ईस्वी में। और 660 तक ये जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब यहाँ से दो ग्रुप बने। दुनिया में यदि सबसे लंबा संघर्ष किन्हीं के बीच चल रहा है तो वो शिया और सुन्नियों के बीच में चल रहा है। ये दो ग्रुप हो गए थे। अबू बकर वाला ग्रुप अलग था, इन्हें हम शिया का ग्रुप बोलते हैं, सुन्नी ग्रुप, और इन्हें शियाओं का ग्रुप। ठीक है, और ये जो दो ग्रुप थे इन्हीं की वजह से क्या हुआ, संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे ये संघर्ष दुनिया का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद में बम धमाके हुए और बाद में आगे न्यूज़ सुनते हो कि उस बम धमाकों के पीछे जो है फलाने रफ़ीक खान का हाथ था। तो आप सोचते हो कि रफ़ीक खान भी मुस्लिम है और मस्जिद भी मुस्लिमों की थी, फिर रफ़ीक खान ने मस्जिद के अंदर धमाका क्यों किया? तो उसका मेन रीज़न ये है कि मुस्लिम दो भागों में बंटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। तो कई बार शिया जो मुस्लिम होते हैं वो सुन्नियों के मस्जिद को धमाका कर देते हैं और कई बार सुन्नी जो है वो शियाओं के, इजराइल और ईरान वाले के अंदर भी यही है। यही सेम फंडा वहाँ पे भी चलता जा रहा है और यही आगे जाके फिर ये यहीं से अली के पुत्र की जो है हत्या कर दी जाती है करबला के मैदान के अंदर। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कहाँ पे? अली का पुत्र जो हुसैन था उसकी हत्या की जाती है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर देते हैं करबला के मैदानों के अंदर और उन्हीं की याद के अंदर ताजिया निकालते हैं। ताजिया किया जाता है जब मुस्लिम लोग मुहर्रम के दिन अपने शरीर को पीटते हैं। मुहर्रम का मतलब ही होता है दुख। तो इस अली के बेटे हुसैन की हत्या कर दी गई थी इस पक्ष के द्वारा, तो उस मुहर्रम की दुख की घड़ी के अंदर ही जो है वो लोग ये ताजिया निकालते हैं, अपने आप को पीटते हैं, या अली हुसैन अली, इस तरीके से वो कहते रहते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज खलीफाओं के बारे में। फिर आगे जो ये खलीफा थे वो इनसे हटके अलग अलग वंशों के पास में चले गए थे। ठीक है, उम्मे अब्बासी वंश, उमैयद वंश से अलग अलग खलीफाएं अलग अलग वंश के अंदर चले गए थे। एक बार आप लोग थोड़ा सा यहाँ से मैं दिखा दूँ इसको, तो कहाँ पे गया अपना, आइए देखो। संस्थापक जो थे मोहम्मद साहब थे, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और पिता अब्दुल्ला थे। पिता शायद मैंने नहीं बताया, पिता लिख लेना अब्दुल्ला, माता अमीना, चाचा का नाम अबू तालिब। मोहम्मद साहब का पालन पोषण इन्हीं के द्वारा किया गया था। कबीला इनका जो था वो कुरैशी कबीला था। ठीक है, और आज भी कुरैशियों को मुस्लिमों में इतना ही सम्मान दिया जाता है। इनका परिवार जो है पुजारी परिवार था। पत्नी खदीजा थी, वो विधवा महिला थी। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये हिंदू थे, नहीं ऐसा नहीं है। मुस्लिम पहले अल्लाह की बेटियों को पूजते थे और ये अरेबियन कल्चर थी वहाँ के कबीलों के अंदर रहते। पर वो घटनाएं 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले जाते हैं। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मैंने बताया 630 में ये वापस आते हैं और 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 630 में इन्होंने अटैक किया मक्का पर और 632 में ये मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि प्रथम जो खलीफा थे मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। सबसे पहले तो मोहम्मद साहब के बाद प्रथम खलीफा उनके भीतर अबू बकर। 634 ईस्वी में प्रथम खलीफा अबू बकर की मृत्यु हो गई। और अब यहाँ पे देखो काल देख, अबू बकर 634 तक रहे, उमर जो है 644 तक रहे। उमर के बाद में उस्मान बने जो 656 तक रहे और अली की हत्या 661 में कर दी गई। मैंने पीछे शायद 660 लिखवाया है तो उसको आप 661 कर लेना। ठीक है,
फिर बाद में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी जाती है करबला के मैदान में। ये वापस में ही आ गया पेज। अच्छा, और फिर बाद में जो है प्रमुख खलीफा वंश यानी खलीफा का जो पद है वो वंशों के हाथ में चला जाता है। उमैयद वंश, अब्बासी वंश, उस्मानी वंश, ओटोमन साम्राज्य। और हम पढ़ते हैं कि 1256 ईस्वी 1258 ईस्वी के अंदर मंगोल नेता हलाकू ने जो है अब्बासी वंश के खलीफा की हत्या कर दी थी। और हलाकू जो था वो चंगेज खान का पोता था। हलाकू के बारे में भी हम अगली कक्षा के अंदर विस्तार से बातचीत करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि 1924 ईस्वी के अंदर जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्ति कर दिया था, ठीक है। ये सारी बातें आज हमने पढ़ी। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्या था, सारा कुछ, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे। देखो आज से हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ किया है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इस वीडियो से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है तो क्षमा करना। देखो हमने जो भी जानकारी जुटाई है वो पढ़ के ही जुटाई है, किताबों से मिली है। तो ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।